आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यदि आप किसी भी CGL लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी SSC CGL 10+2 MTS CPU या फिर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये कंटेंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। दूसरा, यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप CDS, NDA, एयरफोर्स, FKIT, तो इसमें भी आपको ये जो मैं कंटेंट आपको कराने जा रहा हूँ, ये जो मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी एक एक कंटेंट को समझाते हुए चलूंगा। हफ्ते में 2 दिन मैं लाइव रहूंगा। नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा। फ्राइडे को और सैटरडे को जरूर देखना ना भूले मेरे भाई। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे आप लोग जरूर शेयर करिएगा। यदि ये मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला सवाल मैं आपके लिए देता हूं, पहले आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस को आप पढ़िए। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसका क्या कंसेप्ट है और इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द टू मैन, टू लिखा है यहाँ पे, मैन है, टू मैन, यानी टू के साथ जो नाउन दिया गया है ये प्लूरल फॉर्म में है। आगे वर है, वर्ब भी आपका जो है प्लूरल है, यहां तक कोई भी गलती नहीं है। कह रहा है कि द टू मैन वर क्वारेलिंग विथ वन अनदर, यानी जो दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्लेमिंग द सेम वॉच एज दियर ओन, दावा कर रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये हमारी है, जो एक ही घड़ी है। एक कह रहा है कि हमारी घड़ी है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरी घड़ी है। तो आपको इसमें एक बहुत प्यारा सा कंटेंट में ये बताना चाहता हूं, नोट डाउन भी आप लोग करते चलेंगे, कि यदि किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई ईच अदर आया है या वन अनदर आया है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ईच अदर का प्रयोग करते हैं हम, ईच अदर का प्रयोग ये केवल दो लोगों के लिए किया जाता है, यानी फॉर टू पर्सन्स। और जो वन अनदर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, यानी फॉर मोर देन टू पर्सन्स। अब आप मुझे इतना बताएं कि इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात किया जा रहा है? दो लोगों की। अगर दो लोगों की बात कर रहे हैं तो आप खुद सोच कर देखिए कि जहां वन अनदर लिखा गया है वहां पर मेरे दोस्त हमें क्या लिखना चाहिए? हमें ईच अदर लिखना चाहिए। यानी जो आपका एरर है वो आपका एरर यहां पर दिया गया है। सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग वन अनदर, यू हैव टू राइट ईच अदर। एरर हमारा किस सेक्शन में है? तो इस क्वेश्चन में जो आपका एरर है वो है बी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। दोबारा समझा दूं, ईच अदर का प्रयोग केवल दो के लिए करते हैं, वहीं वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं, यानी मोर देन वन। सर इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? भाई ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, और वन अनदर का भी मतलब होता है एक दूसरे से। यानी हिंदी में तो इनका अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके यूज में काफी अंतर है। Let's move to the question number second, my dear students. चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है। आप पहले एक बार ट्राई करेंगे। आपके लिए टाइम मैं देता हूं, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है। सोचकर बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, प्लीज। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा सा कंटेंट है, एक बार देखिए और आंसर बताइए। चलिए,
सो अगली बार से मैं करूंगा इसमें टाइमर सेट कर दूंगा, एम आई राइट? जैसे टाइमर चले 10 सेकेंड का या 5 सेकेंड का, जिससे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाए, भाई इतना टाइम है हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो सीखने की कोशिश करें। देखो बेटा, कह रहा है कि एवरीबडी, सबसे पहली बात है कि ये जो एवरीबडी है, एवरीबडी के बाद जो ये वर्ब लिखा गया है, नो में एस लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सर? क्योंकि एवरीबडी का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एवरीबडी नो, यानी सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? डैट, यानी कि भूटान इज द मोस्ट पीसफुल। सीखने वाली बात क्या है बेटा कि ये आपका जो लिखा हुआ है मोस्ट पीसफुल, तो आप देखिए ये जो मोस्ट लिखा गया है बेटा, ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रहा आपका। कौन सा डिग्री है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप हमेशा याद रखेंगे, हम कभी भी ऑल अदर या फिर एनी अदर, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम कभी भी अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? अदर का प्रयोग नहीं करते हैं। दोबारा सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देता है, सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? यानी जिस शब्द के अंत में एस टी, ओ एस टी या ई एस टी आता है। फॉर एग्जाम्पल, टोल से बना टोलेस्ट, बिग से बना बिगेस्ट, स्मॉल से बना स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। इसके बाद अदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पर जो ऑल के बाद अदर आया है आपको हटाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अदर यू हैव टू राइट हियर द, आपको द लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एवरीबडी नो डेट, यानी सभी लोग जानते हैं कि भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका एरर बताइए, इसमें किस पार्ट में एरर था आपका? तो भाई एरर जो था वो सी पार्ट में था। अच्छा, ये ऑल अदर और एनी अदर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो आपको याद रखे कि ऑल अदर एनी अदर जो है बेटा, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ आता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम कभी भी अदर का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है आपके पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगता है कि 10 सेकेंड बहुत है। 10 सेकेंड का टाइम मैं देता हूं, आप ट्राई करिए, आंसर बताइए प्लीज। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि द हायर यू क्लाइम, माय डियर स्टूडेंट, द हायर यू क्लाइम, जितना ऊंचाई पे आप पहुंचेंगे, जितना ऊंचाई पे आपकी चढ़ान होगी, जितना ऊंचाई पे आप चढ़ेंगे, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। बहुत ही प्यारा कंटेंट है, और इस तरह के कंसेप्ट को इंग्लिश में एक नाम दिया गया है। जब मैं ऑफलाइन बेसिस में, अपने रनिंग बेसिस में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो इससे मैं बोलता हूँ भैया पैरेलल कंसेप्ट में बोलता हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कंसेप्ट के नाम से मैं पढ़ाता हूँ इसको। और ये इस तरीके का होता है कुछ, देखिए ये कह रहा है कि जितना और उतना, ऐसे। अब ये मैंने बताया कि यहाँ पर भी द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और यहाँ भी द के साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? हायर। हायर में क्या लिखा है बेटा? ई आर। कौन सा डिग्री है? कॉम्पेरेटिव। क्या लगा है? द लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे कॉमा आ गया। फिर यहाँ पे देखो मोर डिफिकल्ट, ये कौन सा डिग्री है? कॉम्पेरेटिव। यहाँ पर किसका यूज किया गया है? द का यूज किया गया है। यानी दोनों तरफ डिग्री कैसा है? बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना एक्चुअल में, कि इस कोमा के पहले, यानी इस पंक्चुएशन के पहले जिस टेंस का यूज किया गया है, वही टेंस का यूज हम आगे भी करेंगे। कहने का मतलब है कि यू के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर इट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करेंगे। आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो बिकेम, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये गलत है।
बिकम्स, ये बिल्कुल सही है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से सुनिएगा, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज, यानी जितना गहरा कुआं होगा उतना ही उसका पानी ठंडा होगा। इसको पैरेलल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसके क्वेश्चंस बहुत तरीके से बन सकते हैं। आगे हम लोग धीरे धीरे इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से मैं इसको और आपको समझाऊंगा आगे की क्लासेस में। अभी फिलहाल इसमें एरर क्या था, यानी क्या सेलेक्ट करना था आपको, बिकम सेलेक्ट करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला सवाल, चलिए सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए शायद मुझे लग रहा है कि हमें 2-3 सेकंड की जरूरत है। क्वेश्चन देखा आंसर खत्म, क्वेश्चन देखा आंसर खत्म। जैसे कैसे, देखो सबसे पहले बेटा ये देखो क्या लिखा है बेटा, हैज बीन क्राइंग। अब आप खुद सोच के देखो, हैज हैज आएगा तो कौन सा टेंस है, हैज किस टेंस में आता है सर, हैज आता है भाई प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में। हैज के बाद क्या लिखा है, बीन, बीन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट। क्राइंग आईएनजी फॉर्म है बेटा, तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस हो गया, है कि नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब खुद सोच के देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मॉर्निंग, तो ये कह रहा है कि नेहा हैज बिन क्राइंग मॉर्निंग। नेहा जो है, नेहा नेहा सुबह से रो रही है। नेहा तुम क्यों सुबह से रो रही हो, इधर देखो, चुप हो जाओ। ये मॉर्निंग जो है बेटा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बता दीजिए, सिंस का यूज करते हैं, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंस। बड़ा ही आसान सवाल था, वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर बच्चे गलती करते हैं, इसका मतलब कि रियली में उनकी बेसिक अच्छी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो चौधरी क्लासेस में 2 अक्टूबर से, यानी नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमारा एसएससी सीजीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप आना ना भूलें और बैच का आनंद ले आकर एसएससी की तैयारी करें। फाउंडेशन बैच है, मस्त बैच है। चलिए आइए देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम पहुंच चुके हैं, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा सवाल आ गया है। चलिए ये क्वेश्चंस आ गए हैं। क्या पूछ रहा है भैया इसमें, कह रहा है सिमिलर पूछ रहा है। यानी देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्वेश्चंस के डायरेक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा एज ए टीचर कि आप डायरेक्शन को जरूर पढ़ें। लिखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड। सिमिलर की पूछा है, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसमें ऑपुलेंट पूछा है बेटा, तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑपुलेंट का शायद मतलब नहीं पता हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए हूं। ऑपुलेंट का मतलब होता है बेटा धनी, ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, ये देखिए धनी। अब तो बहुत आसान हो गया। लेकिन फैक का मतलब क्या होता है सर, फैक का मतलब जाली होता है, फैक का मतलब नकली होता है, फैक फैक आईडी बना रखा है। ग्लूमी मतलब क्या होता है बेटा, ग्लूमी का मतलब उदास होता है कि नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, रीच, सब जानते हैं रीच मतलब क्या होता है, रीच मतलब धनी होता है। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। चलिए जी, तो आप इनमें से कौन सा है बता दीजिए। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला सवाल आपका देखते हैं कि क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोर से। चलिए आप लोग ट्राई करिए, तब तक देखते हैं मोर से का क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश करें। अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई भाई मेरे किसी को आ रहा है तो प्लीज आप बताइए। तो सबसे पहला बात है मेरे भाई, मोर से, मोर से का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उदास। इसका मतलब होता है बेटा चिड़चिड़ा। क्या होता है बेटा, चिड़चिड़ा। मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं आपके बिल्कुल पास बैठा हूं, आप भी बोलिए। अगर वोकैब सीखना है तो प्लीज आपको बोलना पड़ेगा, यानी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं
आपको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो आप सीख पाओगे। चलो भाई, मूर्छे का मतलब होता है बेटा उदास, और एक दूसरा होता है बेटा चिड़चिड़ा। अब यहाँ फ्लेटर लिखा है, तो फ्लेटर का मतलब क्या होता है सर? फ्लेटर का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना, फ्लैटर चापलूसी। ग्लूमी अभी अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, उदास होता है बेटा। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ताना, दोस्ताना। सेवी का मतलब क्या होता है? जानकार। अब आप खुद बता देंगे इसका आंसर क्या होता है। सर काश एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता तो मजा आ जाता, है कि नहीं मेरे भाई? पर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा यार। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा तो जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना क्वेश्चन दूसरा भी करेगा, तो फिर बताओ कट ऑफ कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसीलिए ऐसे थोड़े इंग्लिश है तो इंग्लिश की तरह पूछेगा। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूमी आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। ट्राई करिएगा, आप लोग को मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, ट्राई करिएगा प्लीज। चलिए फटाफट ट्राई करेंगे बेटा, फटाफट ट्राई करिए। चलो, आर यू एंजॉइंग द क्लास? सभी लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो यारो, लिख के बता दो हाँ कि ना सर, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या अनाउंस? हाँ हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, तो एक चीज आप देख लो, सबसे पहला इसका अनाउंसमेंट कर दें। लाइए, तो एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो आप एक अनाउंसमेंट, छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरे भाई। ये है कि 2 से 3 जो है आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर चलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और शानदार वाला। और कौन कराएगा? मैं ही कराऊंगा, ठीक है। और 3 से 4 जीके कराएंगे आपके सर, वो क्या नाम है सर का? विजय, विजय सर कराएंगे 3 से 4। और 4 से 5 जयपुर की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी गणेश चौधरी सर, यानी खुद चौधरी क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं, वो आपको कराएंगे। तो आप काफ़ी इंजॉय करिए मेरे भाइयों, इतना बढ़िया कंटेंट आपके सामने आने वाला है। जयपुर में बिल्कुल तहलका मचाने, आग लगाने हम लोग आने वाले हैं, और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे और जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे मेरे भाई। चलिए, तो इसका इर्क का मतलब क्या होता है? इर्क बोल के देखो तो, इर्क का मतलब होता है बेटा किसी को गुस्सा दिलाना। क्या दिलाना बेटा? गुस्सा दिलाना। इर्क का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। फटाफट देखो इधर, एक का मतलब क्या होता है? बोलो, आवाज नहीं आ रहा मेरे बालों, मेरे दोस्तों। दिलाना, ठीक है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना। डिस्करेज मतलब करेज, करेज मतलब साहस बढ़ाना। और डिस नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज मतलब किसी को निराश करना, हतोत्साहित करना मेरे भाई। इरिटेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, चिड़चिड़ा कर देना एकदम। और ये कह रहा है प्लीज, प्लीज का मतलब होता है, प्लीज तो एक वो भी होता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, नहीं वो वाला प्लीज नहीं है यहाँ। प्लीज का मतलब है यहाँ मानाना, मानाना, है ना, प्लीज करना, ठीक है। तो गुस्सा दिलाना का उल्टा शब्द पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताओ? प्लीज हो जाएगा। और एक प्लीज और होता है, ये आप लोग कमेंट में लिख कर मुझे बताइए, प्लीज्ड मतलब क्या हुआ? ये वाला, जैसे आई एम प्लीज टू मीट यू, इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट में जरूर लिख के बताना। चलो अगला सवाल क्या है? चलिए अगला सवाल है आपके सामने में, ये वाला है, फटाफट बता दो। चलिए, ये लिखा है बेटा ग्रोटेस्क, इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो, फटाफट बताओ, एंटोनिम्स बता दो, फटा एंड फट, जल्दी बता दो। नहीं बताओगे? चलो नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इधर, सबसे पहला फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब फ्री, मुफ्त, जैसे मैं अभी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं भाई? इस पढ़ाने का मैं क्या ले रहा हूँ? एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ, लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो क्या हो जाएगा यार? लाइक कर दो। ओड का मतलब क्या होता है? मैथ में पढ़े हो ना, इवन ऑड, सम संख्या और विषम संख्या, दैट इज ऑड। प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब सीधा साधा इंसान, मेरी तरह प्लेन।
आगे क्या रहा है, क्वेर, क्वेर का मतलब होता है विचित्र, अजीबो गरीब, जेट इज कोल्ड क्वेर। लिखना ना भूलेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट्स बना दे चलिएगा। इसका मतलब होता है, ग्रोट्स का मतलब होता है विकृति, अजीबो गरीब। तो इसका उल्टा पूछा है भाई, उल्टा, उल्टा सिनोनिम्स करके मत चले आना एग्जाम में। उल्टा पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा प्लेन। क्या हो जाएगा भाई, प्लेन आंसर हो जाएगा। बोलो आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन? ओ वाह, शानदार क्वेश्चन आ गया, सबसे प्यारा आसान क्वेश्चन। मस्त 1000 इडियम्स याद कर लो। कितना? 1000। कैसा भी एग्जाम हो निकाल लोगे। 1000 टारगेट कर लो, कहीं से भी याद कर लो। बढ़िया बुक्स, रेन मार्टिन की किताब से पढ़ लो, बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, एस के श्रवण सर की किताब से पढ़ ले भाई, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इधर देखो, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी को दूर करना। अवॉइड स्टारवेशन इसका राइट आंसर होगा, सीधा याद कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, इसका आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा अभी तक सुन के, सुन भी लो कम से कम, नहीं लिखोगे तो। देखो अगला सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। क्या लिखा है भाई, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बता दो। टीथिंग बताओ, टीथ कहाँ है तुम्हारा? टीथ, अरे सबका टीथ यही होता है यार, कहाँ देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, सबका टीथ यही होता है कि नहीं? टीथिंग प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब, अब सुबह सुबह ब्रश नहीं करेगा तो टीथिंग प्रॉब्लम तो होगा ना, ऐसा नहीं है। टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब यह होता है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। जैसे मान लो मैं नया नया यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ओह माय गॉड, अब नया नया में ना तो लाइक आ रहा है बेटा, ना सब्सक्राइब आ रहा है। टीचर यहाँ परेशान, 4 दिन खूब पढ़ाया, 5वें दिन बोला यार रहने दे यार, कोई लाइक ही नहीं करता, क्या पढ़ाना। अब तुम बता दो, तुम लाइक करोगे कि नहीं करोगे? तभी पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। ऑफलाइन में ऐसे ही बिजी रहता हूँ सारा दिन पढ़ाते पढ़ाते। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं ऑनलाइन पढ़ाया करो, इसलिए मैं आ जाता हूँ कभी कभी ऑनलाइन। लेकिन अगर आपने प्यार बरसाया ना, तो मैं भी प्यार बरसाऊंगा। चलो इधर देखो, तो टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉब्लम जो आप शुरू शुरू में कोई काम करते हैं, नया नया कोई प्रोजेक्ट होता है, नई बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया आज ही दुकान खुला और आज ही एकदम कस्टमर धमाधम धमाधम आ जाए, नहीं ना भाई, टाइम से आएंगे। आज एक आएगा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, धैर्य रखो। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट मेरे भाई। चलो तो आगे हम 10 क्वेश्चन बिल्कुल कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन। याद रखिएगा इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे बेटा। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये देखो, ओ माय गॉड, इसका क्वेश्चन क्या है राकेश? ये तो क्वेश्चन ही गलत है भैया, ये क्या कर दिया, इसका क्वेश्चन कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना, इसमें कुछ गलत है, लेकिन इसमें एक मैं बता दूं क्या गलत क्या है? कोई है इसमें बता सकता है गलत क्या है? क्वेश्चंस इसको इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में, इसलिए आगे ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखिए, द ताजमहल इज ए वर्थ सिंग मोन्यूमेंट इन आगरा। यानी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई? किसका क्वेश्चन है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, अगर आपको लगता है कि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगा देना, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो गलत है, तो आप फिर ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक को सेलेक्ट कर लो। ये कह रहा है कि जो ताजमहल है वो एक देखने लायक स्मारक है, इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। तो कैसे लिखोगे बताओ? द ताजमहल इज ए मोन्यूमेंट वर्थ सिंग। देखो भैया इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ये जो लिखा गया है ये गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए, प्लीज चेक द क्वेश्चंस माय डियर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, चलिए 13 नंबर सवाल पे आ गए अपन। कह रहा है कि दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड। चलो बता दो, आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट तो बहुत हो गया भैया, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। बताइए
इस बार सीजीएल में 2024 के पेपर में शिफ्ट नंबर 3 में ये सवाल को पूछा गया था, 12 या 13 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई, दिल्ली में जो टीचर पढ़ा रहे, एक बार उन्होंने आके बोल दिया कि सीजीएल का आप सॉल्यूशन नहीं करा सकते, तो जयपुर वाले हमारे सभी टीचरों ने बंद कर दिया। ऐसा क्यों कि वो बोलेंगे वो हम करेंगे? अरे हम जो बोलेंगे वो उनको भी तो करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमसे बहुत अच्छा ही पढ़ा लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भैया। लेकिन क्या उनको पूरा कब्जा बना रखा है क्या कि सर हम जो कहेंगे बच्चे वही करेंगे? कोई बात नहीं, हम लोग भी उतना ही मेहनत करेंगे उनके बराबर होने के लिए, है कि नहीं? चलो इधर देखिए, कह रहा है डेट विच कैनॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको तुम सही नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? बहुत आसान है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजय। इमोलेशन, इमोलेशन मतलब होता है कुर्बानी। इनकॉरिजिबल, जिसको सही नहीं किया जा सके। और इन एलिजिबल, इसका मतलब होता है इन एलिजिबल, अयोग्य। जैसे एलिजिबल है, जैसे तुम एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, नहीं हो तो इन एलिजिबल हो, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अयोग्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं भैया? इनकॉरिजिबल। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड, ब्लेम आरोप लगाना, फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, मतलब गलती किसी और ने किया और सजा किसी और को मिल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा बलि का बकरा। क्या बोलते हैं? बलि का बकरा बोलते हैं। और बकरा को बलि का बकरा, यानी यहां देख लो कहां है, तो यहां देखो गोट लिखा है, गोट माने बकरी। स्कैप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा होना। गलती किसी और ने किया, सजा भैया तुम्हें मिल रहा है, स्कैप गॉट बोलते हैं इसको। कैप्चर का मतलब क्या होता है? कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को कैद कर लेना, कैप्चर कर लेना। याद रहेगा, ये सारे वर्ड्स याद रखना है। चलिए सो आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चंस हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। और आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपको स्पेलिंग बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से गलत लिखा गया है। Which spelling is incorrect? This is the question. कॉन्सिव का स्पेलिंग देखो तो, कॉन्सिव, CONCIEVE, कॉन्सिव। ओ माय गॉड, कॉन्सिव लिखा हुआ है। आगे क्या है? लेजर, LEISURE, लेजर। आगे है NEICE, निस। और आगे है REIGN। बताइए, बताओ तो कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत लिखा गया है? फटाफट बताइए। देखिए पहला स्पेलिंग गलत है इसमें कॉन्सेप्ट का, ये आपका ऐसे होगा स्पेलिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा इसमें लेजर का सही है, लेजर का बिल्कुल सही लिखा गया है। तीसरा स्पेलिंग गलत है, NIECE, भतीजा या भतीजी, ये स्पेलिंग आपका गलत है। यानी इस क्वेश्चंस में दो दो गलतियां हैं। ऐसा एग्जाम्स में नहीं होगा। ये हो सकता है हमारे जो टाइपिस्ट हैं भाई, वो भी तो इंसान है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है। तो हो सकता है IE की जगह EI लिख दिया होगा, लेकिन हमारा टीचर का काम है उसको सही बताना। तो टाइपिस्ट हमारे गलत नहीं होते, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। तो इसमें आपको दो चीज सीखने को मिला भाई, कॉन्सेप्ट का स्पेलिंग इसमें गलत है, नीज का स्पेलिंग आपका गलत लिखा गया है। तो आज का क्लास आप लोगों को, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे सभी दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताना मेरे भाइयों। और वीडियो को स्किप करके ना देखें प्लीज, पूरा वीडियो देखें, एंजॉय करें। और अगले बार से उम्मीद करूंगा कि मैं सेशन को थोड़ा सा बड़ा करूं, जिसमें मैं PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन सब को लेकर आऊं, ताकि आपको भी बहुत मजा आएगा। वॉकेब का एक एक चीज आपको रटवा देंगे क्लास के अंदर और अच्छे से बताएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में।